देश की भाषाई विविधता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक साथी है पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के श्रीमती टूडू जी पुरुलिया की सिद्धो कानो बिरसा यूनिवर्सिटी में संथाली भाषा के प्रोफेसर। उन्होंने संथाली समाज के लिए दादा थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग। ओम की लिपि में देश के संविधान की कॉपी तैयार की। श्रीमती टूडू जी कहते हैं कि हमारा संविधान हमारे देश के हर एक नागरिक को उनके अधिकार और कर्तव्य का बोध कराता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को इससे परिचित होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी लिपि में संविधान की कॉपी तैयार करके भेंट सौगात के रूप में दी। मैं श्रीमती जी की सोच और उनके प्रयासों की सराहना करता हूं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का जीवंत उदाहरण। इस भावना को आगे बढ़ाने वाले ऐसे बहुत से प्रयासों के बारे में आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत की वेबसाइट पर भी जानकारी मिलेगी। यहाँ आपको खान पान, कला, संस्कृति, पर्यटन समेत ऐसे कई विषयों पर एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा। आप इन एक्टिविटीज में हिस्सा भी ले सकते हैं। इससे आपको अपने देश के बारे में जानकारी भी मिलेगी और आप देश की विविधता को महसूस भी करेंगे। भाई साहब, मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय हमारे देश में उत्तराखंड के 4 धाम की पवित्र यात्रा चल रही है। 4 धाम और खासकर केदारनाथ में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लोग अपनी 4 धाम यात्रा के सुखद अनुभव शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। लेकिन साथियों, इन शिकायतों के बीच कई अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। जहां श्रद्धा है वहां सृजन और सकारात्मकता भी है। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बाबा केदार के धाम में दर्शन करने के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। कोई अपने ठहरने के स्थान के पास सफाई कर रहा है, तो कोई यात्रा मार्ग से कूड़ा कचरा साफ कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की टीम के साथ मिलकर कई संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन भी वहां काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे यहाँ जैसे तीर्थ यात्रा का महत्व होता है, वैसे ही तीर्थ सेवा का भी महत्व बताया गया है। और मैं तो ये भी कहूंगा, तीर्थ सेवा के बिना तीर्थ यात्रा भी अधूरी है। देवभूमि उत्तराखंड में से कितने ही लोग हैं जो स्वच्छता और सेवा की साधना में लगे हुए हैं। रुद्रप्रयाग के रहने वाले श्रीमान मनोज बेनीवाल जी से भी आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मनोज जी ने पिछले 25 वर्षों से पर्यावरण की देखरेख का पीड़ा उठा रखा है। वो स्वच्छता की मुहिम चलाने के साथ ही पवित्र स्थलों को प्लास्टिक मुक्त करने में भी जुटे हैं। वहीं गुप्त काशी में रहने वाले सुरेंद्र बगवाड़ी जी ने स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना दिया। वो गुप्त काशी में नियमित रूप से सफाई कार्यक्रम चलाते हैं और मुझे पता चला है इस अभियान का नाम भी उन्होंने मन की बात रख दिया है। ऐसे ही देवर गांव की चंपा देवी पिछले 3 साल से अपने गांव की महिलाओं को कूड़ा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट सिखा रही है। चंपा जी ने सैकड़ों पेड़ भी लगाए हैं और उन्होंने अपने परिश्रम से एक हरा भरा वन तैयार कर दिया। साथियों, ऐसे ही लोगों के प्रयासों से देवभूमि और तीर्थों की वो दैवीय अनुभूति बनी हुई है, जिसे अनुभव करने के लिए हम वहां जाते हैं। इस देवत्व और आध्यात्मिकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी भी तो है। अभी हमारे देश में 4 धाम यात्रा के साथ साथ
आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा और जगन्नाथ यात्रा जैसी कई यात्राएं होगी। सावन मास में तो शायद हर गांव में कोई कोई मेला लगता है। साथियों, हम जहां कहीं भी जाए, इन तीर्थ क्षेत्रों की गरिमा बनी रहे, शुचिता, साफ सफाई, एक पवित्र वातावरण हमें इसे कभी नहीं भूलना है, उसे जरूर बनाए रखें। और इसलिए जरूरी है कि हम स्वच्छता के संकल्प को याद रखें। कुछ दिन बाद ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। पर्यावरण को लेकर हमें अपने आसपास के सकारात्मक अभियान चलाने चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है। आप इस बार सबको साथ जोड़कर स्वच्छता और वृक्षारोपण के लिए कुछ प्रयास जरूर करें। आप खुद भी पेड़ लगाइए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने 21 जून को हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले हैं। इस बार योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं आप सभी से योग दिवस को बहुत ही उत्साह के साथ मनाने का आग्रह करूंगा। हाँ, कोरोना से जुड़ी जरूरी सावधानियां भी बरतें। वैसे अब तो पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर हालत पहले से कुछ बेहतर लग रहा है। अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कवरेज की वजह से अब लोग पहले से कहीं ज्यादा बाहर भी निकल रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया में योग दिवस को लेकर काफी तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। कोरोना महामारी ने हम सभी को ये एहसास भी कराया है कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य का कितना अधिक महत्व है और योग इसमें कितना बड़ा माध्यम है। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि योग से फिजिकल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल वेलबीइंग को भी कितना बढ़ावा मिलता है। विश्व के टॉप बिजनेस पर्सन से लेकर फिल्म और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज तक, स्टूडेंट से लेकर सामान्य मानवी तक सभी योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। साथियों, इस बार देश विदेश में योग दिवस पर होने वाले कुछ बेहद इनोवेटिव उदाहरणों के बारे में मुझे जानकारी मिली। इन्हीं में से एक है गार्डियन वीक। एक बड़ा ही यूनिक प्रोग्राम था। इसमें मूवमेंट ऑफ सन को सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी सूरज जैसे जैसे यात्रा करेगा, धरती के अलग अलग हिस्सों से हम योग के जरिए उसका स्वागत करेंगे। अलग अलग देशों में इंडियन मिशन वहां के लोकल टाइम के मुताबिक सूर्योदय के समय योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। एक देश के बाद दूसरे देश से कार्यक्रम शुरू होगा, पूरब से पश्चिम तक निरंतर यात्रा चलती रहेगी, फिर ऐसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा। इन कार्यक्रमों की स्ट्रीमिंग भी इसी तरह एक के बाद एक जुड़ती जाएगी, यानी ये एक तरह का रिले योगा स्ट्रीमिंग इवेंट होगा। आप भी इसे जरूर देखिएगा। साथियों, हमारे देश में इस बार अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए देश के 75 प्रमुख स्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। इस अवसर पर कई संगठन और देशवासी ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र की खास जगहों पर कुछ न कुछ इनोवेटिव करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, इस बार योग दिवस मनाने के लिए आप अपने शहर, कस्बे या गांव की किसी ऐसी जगह चुने जो सबसे खास हो। ये जगह कोई प्राचीन मंदिर और पर्यटन केंद्र हो सकता है, या फिर किसी प्रसिद्ध नदी, झील या तालाब का किनारा भी हो सकता है। इससे योग के साथ साथ आपके क्षेत्र की पहचान भी बढ़ेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस समय योग दिवस को लेकर 100-डे काउंटडाउन भी जारी है, या यूं कहें कि निजी और सामाजिक प्रयासों से जुड़े कार्यक्रम 3 महीने पहले ही शुरू हो चुके हैं। जैसा कि दिल्ली में 100वें दिन और 75वें दिन के काउंटडाउन प्रोग्राम हुए हैं, वहीं असम के शिवसागर में 50वें और हैदराबाद में 25वें काउंटडाउन इवेंट आयोजित किए गए। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने यहां अभी से योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, हर किसी को योग दिवस के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आग्रह कीजिए, प्रेरित कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, साथ ही योग को अपने दैनिक जीवन में भी अपनाएंगे। साथियों, कुछ दिन पहले मैं जापान गया था। अपने कई कार्यक्रमों के बीच मुझे कुछ शानदार शख्सियतों से मिलने का मौका मिला। मैं मन की बात में आपसे उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। वे लोग हैं तो जापान के, लेकिन भारत के प्रति इनमें गजब का लगाव और प्रेम है। इनमें से एक है हिरोशी कोइके, जो एक जाने माने आर्ट डायरेक्टर है। आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इन्होंने महाभारत प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कंबोडिया में हुई थी और पिछले 9 सालों से ये निरंतर जारी है। हिरोशी कोइके जी हर काम बहुत ही अलग तरीके से करते हैं। वे हर साल एशिया के किसी देश की यात्रा करते हैं और वहां लोकल आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस के साथ महाभारत के कुछ हिस्सों को प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्होंने इंडिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया सहित 9 देशों में प्रोडक्शन किए हैं और स्टेज परफॉर्मेंस भी दी है। हिरोशी कोइके जी उन कलाकारों को एक साथ लाते हैं जिनका क्लासिकल और ट्रेडिशनल एशियन परफॉर्मिंग आर्ट में डाइवर्स बैकग्राउंड रहा है। इस वजह से उनके काम में विविध रंग देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और जापान के परफॉर्मर्स जावा नृत्य, बाली नृत्य, थाई नृत्य के जरिए इसे और आकर्षक बना देते हैं। खास बात यह है कि इसमें प्रत्येक परफॉर्मर अपनी ही मातृभाषा में बोलता है और कोरियोग्राफी बहुत ही खूबसूरती से इस विविधता को प्रदर्शित करती है और म्यूजिक की डाइवर्सिटी इस प्रोडक्शन को और जीवंत बना देती है। उनका उद्देश्य इस बात को सामने लाना है कि हमारे समाज में डाइवर्सिटी और को एग्जिस्टेंस का क्या महत्व है और शांति का रूप वास्तव में कैसा होना चाहिए। इनके अलावा मैं जापान में जिन अन्य 2 लोगों से मिला वे हैं आत्सुशी मात्सुओ जी और केजी योशी जी। ये दोनों ही 10 प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े। इस कंपनी का संबंध रामायण की उस जापानीज एनिमेशन फिल्म से है जो 1993 में रिलीज हुई थी। यह प्रोजेक्ट जापान के बहुत ही मशहूर फिल्म डायरेक्टर युगो साकोजी से जुड़ा हुआ था। करीब 40 साल पहले 1983 में उन्हें पहली बार रामायण के बारे में पता चला था। रामायण उनके हृदय को छू गई, जिसके बाद उन्होंने इस पर गहराई से रिसर्च शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने जापानी भाषा में रामायण के 10 वर्जन बन डाले और वो इतने पर ही नहीं रुके, वे इसे एनिमेशन में भी उतारना चाहते थे। इसमें इंडियन एनिमेटर्स ने भी उनकी काफी मदद की। उन्हें फिल्म में दिखाए गए भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में गाइड किया गया। उन्हें बताया गया कि भारत में लोग धोती कैसे पहनते हैं, साड़ी कैसे पहनते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, बच्चे परिवार के अंदर एक दूसरे का मान सम्मान कैसे करते हैं,
आशीर्वाद की परंपरा क्या होती है, प्रातः उठ करके अपने घर के जो सीनियर है उनको प्रणाम करना, उनके आशीर्वाद लेना, ये सारी बातें अब 30 सालों के बाद ये एनिमेशन फिल्म फिर से 4K में रीमास्टर की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के जल्द ही पूरा होने की संभावना है। हमसे हजारों किलोमीटर दूर जापान में बैठे लोग जो न हमारी भाषा जानते हैं, जो न हमारी परंपराओं के बारे में उतना जानते हैं, उनका हमारी संस्कृति के लिए समर्पण, ये श्रद्धा, ये आदर बहुत ही प्रशंसनीय है। कौन हिंदुस्तानी इस पर गर्व नहीं करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, स्व से ऊपर उठकर समाज की सेवा का मंत्र, सेल्फ फॉर सोसाइटी का मंत्र हमारे संस्कारों का हिस्सा है। हमारे देश में अनगिनत लोग इस मंत्र को अपना जीवन ध्येय बना चुके हैं। मुझे आंध्र प्रदेश में मरकापुरम में रहने वाले एक साथी राम भूपाल रेड्डी जी के बारे में जानकारी मिली। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राम भूपाल रेड्डी जी ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली अपनी सारी कमाई बेटियों की शिक्षा के लिए दान कर दी है। उन्होंने करीब करीब 100 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए और उसमें अपने 25 लाख से ज्यादा रुपये जमा करवा दिए। ऐसे ही सेवा का एक और उदाहरण यूपी में आगरा के कचौड़े गांव का। काफी साल से इस गांव में मीठे पानी की किल्लत थी। इस बीच गांव के एक किसान कुंवर सिंह को गांव से 6-7 किलोमीटर दूर अपने खेत में मीठा पानी मिल गया। ये उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। उन्होंने सोचा क्यों न इस पानी से बाकी सभी गांववासियों की भी सेवा की जाए। लेकिन खेत से गांव तक पानी ले जाने के लिए 30-32 लाख रुपए चाहिए थे। कुछ समय बाद कुंवर सिंह के छोटे भाई श्याम सिंह सेना से रिटायर होकर गांव आए तो उन्हें ये बात पता चली। उन्होंने रिटायरमेंट पर मिली अपनी सारी धनराशि इस काम के लिए सौंप दी और खेत से गांव तक पाइपलाइन बिछाकर गांव वालों के लिए मीठा पानी पहुंचाया। अगर लगन हो, अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता हो, तो एक व्यक्ति भी कैसे पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है, ये प्रयास इसकी बड़ी प्रेरणा है। हम कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही समाज को सशक्त कर सकते हैं, देश को सशक्त कर सकते हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव में यही हमारा संकल्प होना चाहिए और यही हमारी साधना भी होनी चाहिए और जिसका एक ही मार्ग है, कर्तव्य, कर्तव्य और कर्तव्य। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात में हमने समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। आप सब अलग अलग विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव मुझे भेजते हैं और उन्हीं के आधार पर हमारी चर्चा आगे बढ़ती है। मन की बात के अगले संस्करण के लिए अपने सुझाव भेजना भी मत भूलिएगा। इस समय आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिन आयोजन में आप शामिल हो रहे हैं, उनके बारे में भी मुझे जरूर बताइए। नमो ऐप और माई गॉव पर मुझे आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। अगली बार हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से देशवासियों से जुड़े ऐसे ही विषयों पर बातें करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास सभी जीव जंतुओं का भी ख्याल रखिए। गर्मियों के इस मौसम में आप पशु पक्षियों के लिए खाना पानी देने का अपना मानवीय दायित्व भी निभाते रहे, ये जरूर याद रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वानी होगी, पिच होगी ना। तो अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री का रेडियो कार्यक्रम मन की बात। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने काफी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तो यहाँ होगी ना।
साथ दे रहे हैं। साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी भी आज यहाँ उपस्थित हैं, महल सुधा यादव जी भी और वार्ड पार्षद सुनीता यादव जी और उपस्थित सभी बंधु हैं। आज आप सबने मन की बात आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ देखी, ये मौका बहुत मुश्किल से मिलता है और मैं आभार प्रकट करती हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी का कि 14 अप्रैल और आज 29 मई 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच गुरुग्राम में आए। आपका आभार जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं पुनः आपका अभिनंदन स्वागत करती हूँ और मैं अनुरोध करती हूँ कि सब लोग आपको सुनना भी चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई पीछे आ जाओ यार सभी लोग। साइड में हो जाओ भाई पीछे आ जाओ थोड़ा थोड़ा। अब मैं आग्रह करूंगी साइड में हो जाओ ना सारे। अनिल यादव जी से आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करें। अनिल यादव जी, आपने सुंदर व्यवस्था की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं तो थोड़ा सा लगता है कि मैं खुद भी ये महसूस कर रही हूँ कि अपने बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी को पाकर नर्वस होना संभावना है। यार ये क्या आदमी है ओ भाई। इसके बाद ड्यूटी करेगा भाई, 24 घंटे करेगा। सुनीता यादव जी हमारी पार्षद हैं, पटका पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करेंगी। पगड़ी के लिए पीछे से भी वही मिलेगा, आगे से भी वही मिलेगा। कैमरा में जूम तो है इतना। हमारी सरदारी इस इलाके की है, वो पगड़ी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करेंगे। तालियों के साथ आप भी बने अपने साथ में बैठे अभिनंदन स्वागत करें। मैं सुधा जी से भी आग्रह करूंगी प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन मुख्य से करें।
जब तक पगड़ी से स्वागत करें आप लोग तालियों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कीजिए। पर जोरदार तालियों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का स्वागत और माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का तालियों की गड़गड़ाहट से। अब मैं पीछे आ जाओ मोबाइल लेके। अब मैं गांव की सरकारी से निवेदन करूंगी प्रदेश अध्यक्ष जी को भी पगड़ी और पटका जरूर पहनाएं। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगी कि वो आकर आज अपने मन की बात करें। अब थोड़ा जो यार सुन लो पीछे यार भैया थोड़ा सा आगे नहीं है मेरे बूथ के अध्यक्ष सिद्धार्थ सिद्धू जी, मेरे मंडल के अध्यक्ष अभिषेक गुलाटी जी, मेरे जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ जी और मैं प्रदेश अध्यक्ष सभी मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस मौके पर सुधा यादव जी, भाई अनिल जी जो हमारे नगर निकाय प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं, उनकी धर्मपत्नी सुनीता यादव जी जो यहाँ से पार्षद हैं, रूप महापौर हैं। हमारे लिए बहुत ही आनंद का पर्व है कि हमारे बूथ नंबर 273 पर आकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनी। प्रधानमंत्री जी के मन की बात देश के मन की बात होती है। देश की पूरी आबादी के लिए, हर आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए प्रेरणा की बात होती है और हर बात की मन की बात में हमको कुछ नया ऐसा प्रेरक मिलता है कि हम भी कुछ करें, हम भी कुछ आगे बढ़ें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दो तरह के लोग बताए हैं, एक साधारण, एक मुनि। साधारण वो है जो केवल अपने लिए जीता है, मुनि वो है जो सबके लिए जीता है। साधारण व्यक्ति सोचता है कि मेरे खेत में पानी आ जाए, मुनि सोचता है सबके खेत में पानी चला जाए। साधारण व्यक्ति सोचता है कि मेरे खेत में फसल अच्छी हो, मुनि सोचता है सबके खेत में फसल अच्छी हो। साधारण व्यक्ति सोचता है मेरी दुकान चले, मुनि सोचता है सबकी दुकान चले। हमेशा प्रधानमंत्री जी के इस उद्बोधन में गीता में जिसको मुनि कहा है, जो सबके लिए जीता है, ऐसी शख्सियतों की चर्चा होती है और आज भी ऐसी शख्सियतों की चर्चा है। मेरे और आपके बात करने के अवसर बहुत हैं। आज शाम को भी मुख्यमंत्री जी की सभा है, हम सब उसमें शामिल होंगे, मैं भी वहाँ रहूँगा। इसलिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से और आपके बीच समय ना लेते हुए केवल एक निवेदन मैं जरूर करूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की छोटी से छोटी इकाई का अध्यक्ष भी यहाँ है, बूथ का मंडल अध्यक्ष भी यहाँ है, जिला अध्यक्ष भी यहाँ है, प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ है। हमारी एक
ज्वाइंट फोटो का आग्रह जरूर करूंगा कि सारी इकाई एक साथ आपके साथ दिखाई दे, लाइन में खड़ी हुई। एक पार्टी हॉरिजेंटली चलती है तो पार्टी वर्टिकल भी है, नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक उसका एक मंदिर से खड़ा हो। इस कार्यक्रम के बाद मैं उसका आग्रह करूंगा। मैं निवेदन करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि वो आएँ और इस मौके पर हमको प्रबोधन दें। आज के इस मन की बात के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हरियाणा प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष सम्माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारी पूर्व में सांसद रही आदरणीय बहन सुधा यादव जी, हमारी यहाँ की जिला अध्यक्षा बहन श्रीमती गागी कक्कड़ जी, अनिल यादव जी, श्रीमती सुनीता यादव जी डिप्टी मेयर और पार्षद, अभिषेक गुलाटी जी मंडल के अध्यक्ष और सिद्धार्थ सिद्धू जी बूथ के अध्यक्ष, और यहाँ उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। मैं हर महीने मन की बात में अपने साथियों के साथ शामिल होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुनता हूँ और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में लगभग 10,40,000 इलेक्शन के बूथ हैं, जिसमें हम 5.5 लाख से ज़्यादा स्थानों पर बूथ पर एक साथ इस तरीके से बैठ करके मन की बात प्रधानमंत्री जी के हर महीने और धीरे धीरे इस संख्या को बढ़ाते हुए हमने 10,40,000 तक पहुंचाना है। मित्रों, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 89वां मन की बात का एपिसोड था, संस्करण था। ये 89 बार आज जो उन्होंने बोला, ये 3 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ और तब से लेकर निरंतर हर समय हर महीने उन्होंने हम सबको मन की बात में जोड़ा है। इस कार्यक्रम की जो अजूबी बात है और बहुत ही रोचक बात है और जो हम सबको समझने के लिए बात है, वो यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो राजनीतिक और देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे हैं और जो उस स्थान पर बैठे हैं, उन्होंने मन की बात में 89 के 89 संस्करण में आज दिन तक कभी भी राजनीति की बात नहीं की है। यह इस कार्यक्रम की विशेषता है। नहीं तो भारत का प्रधानमंत्री वह हमको आधा घंटा संबोधित करें और वो हमसे चर्चा करें और वो राजनीतिक प्राणी होने के साथ साथ एक देश के सर्वोच्च स्थान पर हों और राजनीतिक दल से संबंध रखते हों और उसके बावजूद यह परहेज रखें कि प्रधानमंत्री का पद न इस्तेमाल करते हुए, राजनीति का उपयोग न करते हुए, वह हमारे साथ प्रासंगिक समरसता के साथ भारत की संस्कृति, भारत का समाज, भारत के समाज में चल रहे कार्य, इसकी चर्चा करते हुए हम सबको रोचक तरीके से चीजों को आगे रखें। यह इस कार्यक्रम की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विशेषता है। मन की बात, इसको हमको समझना है। आज हम सब लोगों ने सुना, उन्होंने पहले पर्यावरण की बात की, बाद में स्वच्छता की बात की। स्वच्छता के बाद भारत में भारत को मजबूत करने के लिए कैसे कैसे लोग क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, उसमें उन्होंने संथाली में संविधान की ट्रांसलेशन की एक व्यक्ति की चर्चा की। उसके साथ साथ उन्होंने गांव में मीठा पानी पहुंचे, इसके लिए किसने प्रयास किया है, इसकी चर्चा की। तो आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री होते हुए राजनीतिक पद का लाभ न उठाते हुए
एक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से भारत कहां खड़ा है और कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको उन्होंने हमारे सामने रखा। वो पर्यावरण की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं। कोरोना के दौरान हमारे लोग घबराएं नहीं, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, योगा करें, किस तरीके से वो काम कर सकते हैं और अपने आप को मानसिक दृष्टि से लॉकडाउन की अवस्था में कहीं डिप्रेशन में न आए, ये सारी बातों को उन्होंने बड़ी बारीकी से हमारे सामने रखा है। जब अंधेरा आता है और अंधेरा छट जाता है तो भूल जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में भी हम सबका, समाज का हौसला बनाए रखा। और आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि जब पाश्चात्य देश अपने सामने कोरोना के सामने घुटने टेकते हुए दिखे, तो विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन, फास्टेस्ट और लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, तो वह हमारे भारत में हुआ। और इसीलिए आज ये तस्वीर हम देख रहे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है और सब बड़े नजदीक नजदीक बैठे हुए हैं। ये सुरक्षा कवच अगर 130 करोड़ की जनता को पहनाया है तो मोदी जी के कार्यों ने और उनकी नीतियों ने पहुंचाया है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए हम आज आप देखिए, जो बाइडेन भी मास्क लगा करके अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जाते हैं, हमारे पाश्चात्य देश के जितने भी नेता हैं वो मास्क लगाते हैं, लेकिन हम सब लोग यहाँ 130 करोड़ का देश, और वैक्सीनेशन भी कोई बाहर से नहीं आया। हमारे देश ने 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन के कारण 2-2 वैक्सीन बना करके दिया है, और देश ही नहीं दुनिया के 100 देशों में भी यह वैक्सीन पहुंचाई है। 18.5 करोड़ डोजेज पहुंचाया है, और जिसमें से 1,50,00,000 डोज 48 देशों में मुफ्त पहुंचाया है, और भारत में वैक्सीनेशन मुफ्त किया है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। तो चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे अब आपको याद होगा कोरोना में उन्होंने जब ये ऑक्सीजन का सिलेंडर 1 सप्ताह के अंदर 3,000 मिलियन टन से बढ़ा करके इसको उन्होंने 9,000 मिलियन टन तक पहुंचाया, तो उस समय ट्रेन का ड्राइवर जो निरंतर ऑक्सीजन को लेकर के, सिलेंडर को लेकर के जा रहा था, उसके साथ भी मन की बात में उन्होंने बात किया और उसका हौसला बढ़ाया। अगर उस समय अविरल, बिना रुके हुए, अगर हमारे एलपीजी गैस का अपना, क्षमा करिएगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर, वो ट्रक, बड़ा लोडेड ट्रक अविरल बिना रुके हुए 12 घंटे 13 घंटे अगर हमारे ड्राइवर ने गंतव्य स्थान पर पहुंचा करके लोगों की जिंदगियां बचाई, तो प्रधानमंत्री जी ने उससे बात करके उसको शाबाशी दी, उसको प्रोत्साहन दिया। अगर ऑक्सीजन के लिए 1400 सॉर्टीज की गई, 1400 उड़ानें भरी गई और ऑक्सीजन ला करके वहां गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया, तो प्रधानमंत्री जी ने पायलट से भी बात की मन की बात में और उसका प्रोत्साहन बढ़ाया, और उनके परिवार में घटने वाली स्थितियों से अवगत हम लोगों को कराया कि यह जो ऑक्सीजन यहां पहुंच रही है, इसके पीछे किन लोगों का त्याग है और कैसे कैसे देश ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, यह भी उन्होंने देश के सामने उजागर किया है। यह मन की बात एक बहुत अनूठा कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने राजनीतिक विषयों को छोड़कर सामाजिक विषय से, यानी सरकार ही नहीं चलती है, सरकार देश के सहारे चलती है और देश काम करता है और देश साथ चलता है, इस बात का उन्होंने प्रमाण किया है। इसलिए मित्रों, मैं चाहूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग मन की बात को अकेले अपने ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में टीवी पर न देखें। यह सामाजिक आंदोलन है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खड़ा किया है, और इसलिए यह हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हर महीने के अंतिम रविवार को 11 बजे एक साथ समाज के सब लोग बैठ करके
क्योंकि सरकार तो काम करती ही है, लेकिन सरकार के साथ साथ समाज का योगदान हमारे सामने आ सके और हम सामाजिक रूप में उसको देख सके। अब मैं भी अपने घर में टीवी देख सकता था, मुझे क्या जरूरत थी कि 30 किलोमीटर का सफर करके यहां आऊं और आपके साथ देखूं। इसलिए कि जगत प्रकाश, तुम मन की बात को मन में ना रख लेना, तुम्हारे साथ गुड़गांव के लोग भी जुड़े, सब लोग जुड़े और साथ मिलकर के देखें और पर्यावरण के बारे में जानकारी हासिल करें, स्वच्छता के बारे में जानकारी हासिल करें, समाज को जागृत करें। भारतीय जनता पार्टी इस काम में लगी है कि समाज जागृत हो और गैर राजनीतिक विषयों के साथ वह आगे बढ़े। उसके एक प्रयास में यह अनूठा प्रयास पार्टी की ओर से है। मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इसके साथ साथ सुधा यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, गार्गी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, अनिल यादव जी को, सुनीता यादव जी को, अभिषेक गुलाटी जी को, सिद्धार्थ सिद्धू जी को। कल मैंने 1 बजे दिन में बताया कि मेरी इच्छा है कि मैं गुड़गांव में यह कार्यक्रम करूं और आज आपने इतने शानदार तरीके से इस कार्यक्रम को बताया। ये पार्टी की लगन और पार्टी का तन्मयता और पार्टी के प्रति पार्टी के द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रमाण है। मैं इन सबका धन्यवादी हूं। मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, आप सबको के साथ मन की बात में जुड़ने का मौका मिला। हम सब लोग इसी तरीके से आगे अगले महीने का निश्चय करें कि हम मन की बात इसी तरीके से देखेंगे और समाज को जागृत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार, जिस तरीके से गुरुग्राम को उन्होंने एक संदेश दिया और हम सभी लोग मन की बात सामूहिक तौर पर सुनते हैं और आगे यहाँ बैठे हुए सभी लोग हैं और ड्राइंग रूम और बेडरूम में